स्वागत है आप सभी का साथ क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्याय जिसका नाम है मौसम को समझना। तो चलिए आज हम पेज नंबर 33 से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए इस पेज पर आपको सबसे पहले एक टेबल दिया गया था जो कि हमने पिछली वीडियो में पूरा कर लिया था, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षण से। पेज नंबर 33 अगर आप अपनी एनसीईआरटी की किताब का देखेंगे आपको यहाँ पर वर्षण नज़र आएगा। क हमने कर लिया था, ख भाग जो हमें दिया गया है उसका नाम है वर्षण। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और आज ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल हमने देख लिया था ऑलरेडी। इसके बाद अगर आप वर्षण को देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जब हम न्यूज़ में ये सुनते हैं, जब हम समाचार में ये सुनते हैं कि आज 30 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि बारिश को आखिरकार हम कैसे माप सकते हैं, किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो बारिश को मापने के लिए हम एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मशीन या फिर यंत्र हमें इसे कह सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वर्षा मापी कहा जाता है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे रेन गेज कहते हैं। ठीक है, वर्षा मापी या फिर रेन गेज हमें इसे कहते हैं। अगर आप इसी पेज पर चित्र 2.6 को देखेंगे, यहाँ पर आपको वर्षा मापी दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए इसे समझते हैं। इसमें कौन कौन से भाग जो हैं वो रखे जाते हैं। देखिए, संग्राहक कीप इसमें एक होती है। संग्राहक कीप का क्या अर्थ है, ये जो आपको ऊपर वाला त्रिकोण सा भाग देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है संग्राहक कीप। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बारिश का जो पानी है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मापन नली इसके बाद आती है। तो जब कीप में जो है, जो संग्राहक कीप है उसमें बारिश का पानी आएगा तो वो मापन नली से इस प्रकार जो है इकट्ठा हो जाएगा। जो नली होती है उस पर जो है कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्केल देखा होगा, आपके पास मैथ्स में आप उसका यूज़ करते होंगे। देखिए इस पर हमें कुछ नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मापने के पैमाने। ठीक है, कीप से होता हुआ जो पानी है वो नली में गिरता है, तो जो है यहाँ पर हमें मापने के जो हमें स्केल दिया गया है मापन, ठीक है, कि 1 2 3 4 जो हमें लिख करके दिया गया है कि कितना मिलीमीटर जो है पानी इसमें इकट्ठा होता है, जो हमारे पास वर्षा मापी है। ठीक है, तो इसमें जो है पानी इकट्ठा होता जाएगा। जब बारिश होती है तो पानी कीप से होकर के नली के अंदर गिरता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। तो जो पानी है वो नली में जमा होता जाएगा। अगर नली में पानी जो है वो 5 मिलीमीटर तक भरा हुआ है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 5 मिलीमीटर तक जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर जो पानी है वो 30 तक पहुंच गया तो मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई है। और अगर 30 मिलीमीटर से ऊपर जो है वो पानी चला जाता है तो बारिश का जो है उसे क्या कहा जाता है कि 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो ये जो है, जो मापने के पैमाने हैं और जो मापन नली है और जो संग्राहक कीप है, इनको मिला करके वर्षा मापी तैयार किया जाता है। अब देखिए अगले पेज पर हमें आइए पता लगाएं दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ऊपर वर्षा मापी हमें दिखाया गया है आपको ये इसी प्रकार से बनाना है, मतलब आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, एक वर्षा मापी बनाना है, उसे एक खुली जगह में हमें रख देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान रहे कि वो किसी पेड़ या फिर दीवार के नीचे ना हो, क्योंकि अगर ऊपर कोई पेड़ होगा या फिर दीवार होगी तो उसमें बारिश जो है ठीक से इकट्ठा नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको उसे किसी खुली जगह में रखना है। ठीक है, रोज़ एक ही समय पर आपको उसे चेक करना है ये कितनी बारिश हुई है, और पूरे महीने का हिसाब आपको किसी नोटबुक पर लिख लेना है। अगर बर्फ़ होती है यानी कि हिमपात होता है तो पहले उसे पिघलने देना है आपको। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इसी प्रकार से एक वर्षा मापी तैयार करना है।
ये आपको स्कूल में करवाया जाएगा, लेकिन यदि आपके टीचर आपको नहीं भी करवाते हैं तो भी आपको इसको ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया गया है। तो अब इसमें एक मज़ेदार बात बताई गई है कि जब भी तूफान आने वाला होता है, आंधी तूफान आने वाला होता है, तो जो मौसम है वो थोड़ा भारी सा लगता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो है इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब या फिर वायुमंडलीय दबाव। तो जो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो हवा जो है अपना वज़न उसका एक होता है। ठीक है, जो हवा होती है उसका एक अपना वज़न होता है, उसका अपना वेट होता है। हमारे ऊपर जो हवा है वो हमारे शरीर पर जो है हर तरह से, हर तरफ से एक दबाव बनाती है। इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो हवा होती है उसका अपना एक वज़न होता है। तो जब वो हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हर तरफ से दबाव बनाती है तो उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया, क्योंकि हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास हवा होती है। तो जब हवा हमारे शरीर पर हर तरफ से दबाव बनाती है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो अब आपके पास पहाड़ और समुद्र का एक चित्र दिया गया है, मतलब ऊंचाई और नीचे का जो है एक चित्र हमें दिया गया है। ठीक है, चित्र 2.7 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक लड़का जो है वो नीचे खड़ा हुआ है और एक लड़की जो है वो ऊपर खड़ी हुई है। तो जो नीचे वाला है इसे हम समुद्र मान सकते हैं और जो ऊपर खड़ा हुआ है इसे हम पहाड़ मान सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो समुद्र के पास है वहाँ पर हवा का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो आपको पहाड़ी पर लड़की नज़र आ रही है, तो जो पहाड़ है वहाँ पर हवा हल्की होती जाती है, यानी कि जो दबाव है वो कम होता जाता है। तो बच्चों, पहाड़ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जब लोग ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी सांस फूल जाती है और हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। यहाँ पर भी देखिए, हमें यही बताया गया है कि जो वायुमंडलीय दबाव है समुद्र तट के आसपास जो है अधिक हो जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर या फिर ऊंचाई पर जाते हैं यह कम होता जाता है। ठीक है, जब आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो नीचे के मैदानों की तुलना में पहाड़ों की वायु हल्की हो जाती है। ठीक है जी, तो परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है और हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती जाती है। रक्त में कम ऑक्सीजन के कारण आपका शरीर आपको गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। आगे हमें यही बताया गया है कि जो थकावट के कारण है कभी कभी हमारी सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचे स्थानों पर जाते हैं आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या किया गया है, हमें दिया गया है कि जो वायुमंडलीय दबाव है वो मैदानों पर भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जो दबाव है वो अचानक से गिर जाता है, जिसे मौसम वैज्ञानिक गर्त कहते हैं या फिर डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहा जाता है, और इसे निम्न दबाव तंत्र कहा जाता है, जो कभी कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप ले लेते हैं। अब देखिए, हमें आइए विचार करें। एक दिया गया है जो आपको हरे रंग का एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें क्या पूछा गया है, आपके अनुसार वायुमंडलीय दाब को मापना क्यों आवश्यक है? तो इसे मापना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमें इसे पता चल सकता है कि कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा। इसलिए हमें वायुमंडलीय दबाव या फिर वायुमंडलीय दाब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण को वायु दाब मापी कहा जाता है, जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर इसे कहा जाता है। ठीक है,
तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार जो वायु दाब मापी है इसके अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, इसे मापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि मिलीबार यानी कि एमबी कहा जाता है। मिलीबार या फिर एमबी इसे कहा जाता है। ठीक है, समुद्र के किनारे यानी कि सी लेवल पर ये लगभग 1013 मिलीबार होता है। ठीक है, अगर ये 1000 मिलीबार से कम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है, यानी कि वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने का संकेत देता है। यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है और मौसम बदलने वाला है, ये हमें पता चलता है जब 1000 मिलीबार या फिर इससे कम वायुमंडलीय दाब निम्न दाब होने के संकेत देता है। अब देखिए यहाँ पर हमें आइए विचार करें, एक और दिया गया है जिसमें हमें चित्र 2.8 भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें खारदुंगा ला का एक एग्जाम्पल दिया गया है। किसका? खारदुंगा ला टॉप का एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप इस फोटो को देख सकते हैं। देखिए, लद्दाख में खारदुंगा ला टॉप है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से ये एक है। तो ये जो है समुद्र से 5600 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। कितना? 5600 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि हवा का दबाव सिर्फ 650 मिलीबार होता है। ठीक है, हमने अभी ऊपर मिलीबार के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिलीबार जो हमें देखने को मिलता है, हवा का दबाव देखने को मिलता है, वो 650 मिलीबार से भी कम हो जाता है। ठीक है, जो कि समुद्र के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए यहाँ पर जाने से पहले शरीर को पर्यानुकूलन, क्या लिखा गया है? पर्यानुकूलन की ज़रूरत होती है, यानी कि नई जगह के हिसाब से ढालने के लिए बीच बीच में आराम करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पर्यानुकूलन के बारे में बताया गया है। नई जलवायु अथवा नई परिस्थितियों में स्वयं को समायोजन करना। ठीक है, तो जब आप कहीं जाने से पहले अपने आप को वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है उस तरह से आप अपने शरीर को बना लेते हैं, अपने मन को बना लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यानुकूलन कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखना है कि जो पर्यानुकूलन मतलब होता है, उसका मतलब होता है जलवायु या फिर नई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे जा कर के देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो फ़ायदा है। हो सकता है कि स्कूल में आपके टीचर आपको एक ही बार कोई चीज़ समझाएं, लेकिन यहाँ पर तो आप बार बार पीछे जा कर के देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो, आपको हमारी वीडियो देख करके समझ में आता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम जितना हो सकेगा आपकी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि पूछने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आपको अभी जितना समझ में आएगा, आपको इन फ्यूचर भविष्य में आपको उतना ही अच्छा रहेगा। अभी आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो आपको आगे तक परेशानी डालते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकेगा हम आपको अच्छे से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास घ दिया गया है पवन। ठीक है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हवा चलती है वो कैसे चलती होगी? जब हवा उच्च दाब हाई प्रेशर से जो है निम्न दाब की ओर जाती है, लो प्रेशर की ओर जाती है, तो इसे पवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, पवन को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं। एक है गति यानी कि स्पीड, और एक है दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर कुछ इमेजेस हमें दी गई हैं, इन्हें देखिए। आइए विचार करें। हमें एक यहाँ पर दिया गया है,
तो इसमें क्या है, क्या आपने बीजों को इस प्रकार से पवन में उड़ते हुए देखा है? अगर पवन न होती तो इन बीजों का क्या होता? ठीक है, अगर पवन ना होती तो इन बीजों का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना किस प्रकार हो सकता था? पवन जो है इन्हें दूर दूर तक फैलाती है ताकि नए पौधे जो हैं वो उग सकें। आपने बहुत बार देखे होंगे इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो हमें अक्सर हवा में तैरते हुए नज़र आते हैं। देखिए, पवन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो पवन है वो मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, पवन का मौसम में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। इसका इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं तो हमें पवन की गति और दिशा के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वायुयान चालक होते हैं, यानी कि जो पायलट होते हैं, यानी या फिर जो नाविक होते हैं जो समुद्र में जहाज़ चलाते हैं, इन्हें हवा की दिशा का पता होना चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह सही से पहुंच सकें। इसके बाद जो है किसान आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो किसान हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें पवन की दिशा देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश कब और किधर से आएगी। ठीक है, जो कृषक हैं वो पवन की दिशा का प्रयोग करते हैं कि बारिश कौन सी दिशा से आने वाली है। और इसके बाद क्या है, मिट्टी का सूखना। अगर हवा तेज़ चल रही हो तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए इसलिए भी पवन का जो है वो मापना ज़रूरी हो जाता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि मिट्टी जल्दी सूखेगी या फिर लेट सूखेगी, क्योंकि इसके ऊपर पवन का ही एक अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है वात दिक्सूचक यंत्र के बारे में, यानी कि विंड वेन के बारे में। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हवा किस तरफ से आ रही है? हवा किस तरफ से आ रही है, इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? वात सूचक यंत्र, वात दिक्सूचक यंत्र इसे कहा जाता है। इसमें एक घूमने वाला फलक होता है। क्या होता है? घूमने वाला फलक होता है, यानी कि ब्लेड होती है, जिसके एक तरफ पॉइंटर और दूसरी तरफ पूंछ जैसी बनावट होती है। ठीक है, एक छोर पर एक सूचक या पॉइंटर होता है, दूसरे छोर पर एक पूंछ जैसी शेप इसमें बनी होती है। जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है। ठीक है, और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। यह यंत्र मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है। ये जो यंत्र है इतना सेंसिटिव होता है कि अगर हल्की सी भी हवा चलती है, यानी कि जो मंद पवन होती है वो चलती है, तो भी ये तुरंत घूमना शुरू कर देता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र 2.10 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट वाली साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूंछ वाली शेप देखने को मिलती है। जो विंड होती है, जो पवन होती है, वो इसी से टकराती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर ये देखा है? यदि आप एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, सफ़ेद और लाल रंग का एक उड़ता हुआ कपड़ा आपने वहाँ पर देखा होगा। इसे वात शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वात शंकु कहते हैं। यहाँ पर भी हमें दिया गया है वात शंकु, यानी कि विंड सॉक इसे कहते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये वायुयान के जो चालक होते हैं, जो पायलट होते हैं, उन्हें बताता है कि प्लेन उड़ाने यानी कि टेक ऑफ करने या फिर उतारने यानी कि लैंडिंग का जो वक्त होता है, हवा में किस तरफ चल रही है। ठीक है, तो जब जो पायलट होते हैं वो जब टेक ऑफ करते हैं या फिर जब लैंडिंग करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो पवन है वो किस तरफ चल रही है। पवन की जो दिशा है उसका ये संकेत देते हैं। ठीक है, इस तरह वात शंकुओं का उपयोग राख अथवा गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है।
इसके बाद देखिए हमें पवन वेग मापी के बारे में दिया गया है। पवन वेग मापी अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था वात दिक्सूचक यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था और वात शंकु के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पवन वेग मापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हमें जानना है कि हवा कितनी तेज चल रही है, यानी कि उसकी गति कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। हमने क्या कहा था कि हवा में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होती है उसकी दिशा और दूसरी होती है उसकी स्पीड यानी कि उसकी गति। तो अब यदि हमें जानना है कि जो हवा है वो कितनी तेज चल रही है, तो हम पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। पवन वेग मापी को कहा जाता है एनीमोमीटर, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें 3 या 4 कटोरी जैसे प्याले जो हैं वो लगे होते हैं, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कटोरी जैसे प्याले यहाँ पर लगे होते हैं। जब हवा तेज होगी तो उतना ही तेजी से ये घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनके नीचे एक मीटर लगा होता है जो गिनता है कि ये कितनी बार घूमे हैं। इनके नीचे का जो मीटर है वो क्या देखता है कि ये कितनी बार घूमे हैं, हवा की रफ्तार को किलोमीटर प्रति घंटे में बता देता है। जब ये घूमेंगे तो इनके नीचे जो मीटर लगा होता है वो इसे कन्वर्ट कर देता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। ठीक है, इसके बाद कि हमें आर्द्रता के बारे में दिया गया है। आर्द्रता क्या होती है? ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि मौसम का जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में जो जल वाष्प क्या होता है? वाटर वेपर, यानी जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, क्या होती है आर्द्रता? हवा में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है तापमान, एक होता है पवन, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वायु दाब और उसके बाद आता है स्थान। ठीक है, तो जो हवा होती है उसमें वाटर वेपर होते हैं यानी कि जल वाष्प होते हैं। तो जो हवा में नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है? तापमान, पवन, वायु दाब और स्थान, ये इसके कारक होते हैं, इन पर ये निर्भर होती है। इसके बाद आप आइए पता लगाएं, देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है कि एक कोचीन के बारे में दिया गया है और एक जयपुर के बारे में दिया गया है। क्योंकि जो कोचीन है वो समुद्र के बिल्कुल पास है, यहाँ हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्रता भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जयपुर जो है एक सूखा इलाका है, इसलिए यहाँ पर आर्द्रता कम होगी। लेकिन अगर कोची और मंगलुरु की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कहाँ की? कोचीन और मंगलुरु की अगर हम बात करते हैं, जो दोनों ही समुद्र के पास हैं, तो हमें इसे मापने के लिए सही यंत्र की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही समुद्र के पास हैं। कोचीन और जयपुर में से हम बहुत क्लियर कह सकते हैं कि कोचीन में जो है समुद्र के पास है, इसलिए वहाँ पर आर्द्रता कम होगी, और जो जयपुर है वो सूखा इलाका है, वहाँ पर आर्द्रता कम होगी। लेकिन जब दोनों ही इलाके हमारे समुद्र के पास आ जाते हैं तो हम यंत्र का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अगले पेज पर दिया गया है कि आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम इन प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि आपने कक्षा 6ठी में विज्ञान में पाठ्य पुस्तक में आपको दिया गया था जल की अवस्था। तो इसमें आपको आर्द्रता को किस प्रकार से मापा जाता है इसे समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो आपने उसमें ये पढ़ा होगा क्योंकि ये कक्षा 6ठी में पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है पुनरावलोकन करें, जो आपको येलो कलर का एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि जब पानी जो है भाप बनता है, वाष्प बनता है, ठीक है, तो वो ठंडक यानी कि जो
शीतलन है का प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर हवा में पहले ही बहुत ज़्यादा नमी है, उच्च आर्द्रता है, तो पानी बहुत धीरे धीरे भाप बनेगा। ऐसा अक्सर बारिश के दिनों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखिएगा आपको कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा लेट सूखते हैं बारिश के समय में। ठीक है, यही हमें इसमें दिया गया है, धीरे धीरे विस्फोट होगा। ऐसा सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है, यही हमें इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि जब पानी होता है फिर भाप बनता है तो वो शीतलन का प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि ठंडक देता है। अगर हवा में पहले ही बहुत ज़्यादा नमी होगी, उच्च आर्द्रता होगी, तो जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बनेगा। ये आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर याद दिलवाया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें संक्षेप में आर्द्रता के बारे में बताया गया है कि जो हवा की जो नमी है हम उसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अगर हवा में बिल्कुल भी नमी ना हो तो वो 0% होगी, 0% आर्द्रता होगी। जबकि जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी। अगर हवा में पूरी तरह नमी से भरी, जो हमारी हवा है वो पूरी तरह नमी से भरी हुई है, तो 100% यानी कि 100% आर्द्रता होगी। सूखे मौसम में 20 से 40% रहती है। जो आर्द्रता है वो सूखे मौसम में 20 से 40% रहती है, जबकि आर्द्रता मौसम के सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, अब जो मौसम जो हमारे पास दिया गया है वो ह्यूमिड मौसम दिया गया है, ह्यूमिड वेदर दिया गया है, यानी कि जो नमी वाला मौसम होता है उसमें जो आर्द्रता है वो 60 से 80% तक होती है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आइए विचार करने दिया गया है, जो आपको एक ग्रीन कलर के बॉक्स में नज़र आ रहा होगा। अब इसमें एक सवाल पूछा गया है कि अगर दिल्ली में आर्द्रता जो है वो 52% है, यानी कि 52% है, और कोचीन में ये 84% है, 84% है, तो कपड़े जो हैं वो जल्दी कहाँ सूखेंगे? जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सूखेंगे, क्योंकि वहाँ की जो हवा है उसमें नमी कम है। ठीक है, और कोचीन जैसी जगह जो है वहाँ पर आपको पसीना भी अधिक आएगा, क्योंकि अगला प्रश्न हमसे यही पूछा गया है कि यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान है तो कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है? तो जाहिर सी बात है कि आपको कोचीन में जो है ज़्यादा पसीना आएगा। आगे देखिए हमें दिया गया है आर्द्रता मापी के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। हवा में जो नमी होती है उसे मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी कहा जाता है, यानी कि हाइग्रोमीटर इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये एक उपकरण होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है खाना बनाने वाली फैक्ट्रीज में अधिकतर हमें देखने को मिलता है, या फिर जो है म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। म्यूज़ियम में इसलिए होता है क्योंकि जब नमी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जो संग्रहालय होते हैं हमें पता है कि वहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, तो वहाँ पर ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, इसीलिए हमने क्या कहा कि जो फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं, खाना बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, खाद्य संस्करण जैसी जो अनेक औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं, वहाँ पर भी आर्द्रता का मापन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खाने की चीज़ें भी नमी में खराब हो सकती हैं। और इसी प्रकार हमें पता है कि जो संग्रहालय होते हैं, म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पर पुरानी और कीमती चीज़ें रखी जाती हैं, तो उनके भी खराब होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब क्या दिया गया है, मौसम केंद्र यानी कि वेदर स्टेशन के बारे में आगे हमें दिया गया है। देखिए अभी तक जो है हमने बहुत सारे यंत्रों के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे कि हमने बोरोमीटर के बारे में पढ़ा, हाइग्रोमीटर के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। अब जो ये सभी यंत्र हैं को जहाँ एक साथ रखा जाता है उसे कहते हैं मौसम केंद्र या फिर वेदर स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही दिया गया है कि हमने बहुत सारे उपकरणों के बारे में अभी तक पढ़ा है। तो जो मौसम जो
मौसम केंद्र होता है या फिर जो वेदर स्टेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मौसम पर नज़र रखने और उसके बदलाव को ट्रैक करना आसान हो जाता है। ठीक है, नियमित अंतराल पर जो है इनकी स्टडी की जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो मौसम के मानचित्रण और पूर्वानुमान में सहायक होते हैं। तो अगर आप एक टाइम पर जो है मौसम की ओर ध्यान दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो आप उतने ही अच्छे से जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसी प्रकार से आप मानचित्र में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मौसम केंद्र हैं वो होते हैं स्वचालित मौसम केंद्र। ठीक है, स्वचालित मौसम केंद्र। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए स्वचालित मौसम केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। कैसे काम करते हैं, इनमें खास सेंसर लगे होते हैं। क्या होता है, इनमें खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, जो बिना किसी इंसान की मदद से तापमान, नमी, हवा और गति के साथ ही बारिश को अपने आप माप लेते हैं। ठीक है जी, और क्या है इसमें, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इससे खेती, ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ाने, समुद्र में नाव चलाने वालों के लिए एकदम सही और समय पर जानकारी मिलती है। ठीक है, इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमान, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि के लिए किया जाता है। इसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें इसमें इंसानों की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें इसे अनदेखा ना करें। हमें आगे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, इसमें 2023 के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में हमें इसमें दिया गया है। तो साल 2023 में सिक्किम में समुद्र से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है उसके बारे में हमें दिया गया है। यहाँ पर क्या है, एक हिम झील है। ठीक है, यहाँ पर एक स्वचालित मौसम केंद्र लगाया गया था। ये केंद्र इतनी मुश्किल जगह पर है कि ये हमें आने वाले खतरों और मौसम की जानकारी पहले ही दे देता है। तो हमने देखा कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लेशियर की झील है जिसे हिम झील कहते हैं। ग्लेशियर लेक है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिम झील कहते हैं। तो ये जो इतनी मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर लगाया गया है, जो कि हमें पूर्वानुमान देता रहता है मौसम के बारे में। अब देखिए, मौसम का पूर्वानुमान ही हमें अगला टॉपिक दिया गया है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि कल बारिश होगी नहीं होगी, ये पहले कैसे पता चल जाता है। तो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं, इन्हीं सभी केंद्रों से मिले आंकड़ों को एक लंबा अध्ययन करते हैं। पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसके बाद उनका अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, वो एक भविष्यवाणी कर देते हैं जो अंततः महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल आपने देखा होगा कि हम सब गूगल पर भी चेक कर लेते हैं कि आज का वेदर किस प्रकार का रहेगा। तो इसमें भी जो है इसी पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी गंभीर मौसमीय घटनाएं अधिक हो जाती हैं। तो इन सभी का हम पूर्वानुमान लगा लें तो काफ़ी बचाव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिखाया गया है कि जो हमने अभी कहा कि सूखा होता है, बाढ़ होती है, चक्रवात आदि होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इन्हें कुछ रंगों की सहायता से दिखाया जाता है। जैसे कि हरा रंग का मतलब होता है कि कोई भी चेतावनी नहीं है, पीला रंग मतलब ध्यान देने के लायक थोड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद जो ऑरेंज या फिर नारंगी जो रंग है, इसका मतलब होता है कि सतर्क रहें, ठीक है, और तैयार रहें। और जो रेड कलर हमें दिया गया है, इसका मतलब होता है कि चेतावनी है, यानी तुरंत कार्रवाई करने का समय आ गया है, अपने बचाव का समय आ गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, मौसम के कुछ
जो होते हैं छोटे छोटे निशान होते हैं जो बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ बादल और बूंदों के निशान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर हमें रंग दिए गए हैं। कौन सा है? चित्र 2.13 में हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं कि छोटे छोटे सिंबल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे कुछ निशान हमें दिए गए हैं। तो ये कोई किसी ना किसी चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि कोहरा है, भारी बारिश है, बहुत भारी बारिश है, मूसलाधार बारिश है, भारी हिमपात। ये आप अगर गूगल मैप पर भी आप देखते होंगे तो वहाँ पर भी हमें इस प्रकार के सिंबल्स दिखाई देते हैं। गूगल मैप नहीं, मतलब जो हमें वेदर दिखाई देता है उसमें। देखिए इस तरह से कुछ टेम्परेचर बनाए जाते हैं। यदि बिजली चमकने वाली हो तो इस प्रकार से कुछ बिजली का निशान बना दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें आर्द्रता आदि सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यही जो हैं सिंबल्स हैं और जो रंग हैं वो भारत में मौसम की चेतावनियाँ दिखाते हैं। ये हमें 19 मई 2024 का दिया गया है। ठीक है, अगले पेज पर देखिए हमें इसमें क्या बताया गया है कि जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो आने वाली मुसीबतों के लिए हमें तैयार रहने में मदद करता है। ठीक है, देखिए सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों और संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। तो इससे हमारी सरकार को मदद मिलती है। इसके अलावा जो संसाधन हैं उन्हें हम समय पर जुटा सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा चक्रवात यानी कि साइक्लोन आने वाला हो तो पूरे इलाके को जो है खाली करवा दिया जाता है ना, आपको पता होगा। तो ताकि जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ये दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें आइए पता लगाएं दिया गया है। आइए पता लगाएं में हमें क्या दिया गया है? देखिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आपको लिस्ट बनानी है कि मौसम का पता होना अलग अलग स्थितियों में कैसे काम आता है। ठीक है, साथ ही पिछले पेज पर जो नक्शा हमें दिया गया था जिसमें अलग अलग आपने रंग देखे थे, अलग अलग आपने सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसे आपको देखना है और पता करना है कि किन राज्यों में ताप लहर है। ठीक है, और त्रिपुरा और लक्षद्वीप जो है हमारे पास उनमें से किस तरह की चेतावनी हमें दी गई है, ये आपको इसमें देख करके करना है। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 आइए पता लगाएं दिए गए हैं, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। ठीक है, तो यही जो है हमें इसमें दिया गया है। जब आप दूसरे वाले आइए पता लगाएं को देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि बच्चों इसमें हमसे पूछा गया है मौसम की जानकारी हमें अलग अलग मुश्किल हालातों में कैसे बचाती है। ठीक है, इसमें आपको एक लिस्ट दी गई है ना, जैसे मछुआरों के लिए किस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो हमें श्रेणियाँ बनाने के लिए कहा गया है, पहला जो आइए पता लगाए हैं इसमें देखिए मछुआरों के लिए हम एक श्रेणी बना सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्र के तूफान से मौसम की आशंका अगर हमें लग जाती है तो हम नावों को बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें चेतावनी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारों के लिए जो होते हैं मौसम के सभी अनुमान जो है उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रह सकती है। इसके अलावा जो खेती बाड़ी है, बारिश या तूफान का पता हो तो अपनी फसल को लोग आसानी से काट सकते हैं और कब बोना है ये भी हमें पता चल सकता है। इसके अलावा जान माल की सुरक्षा हो सकती है। अगर बड़े चक्रवात यानी कि साइक्लोन का खतरा हो तो पूरे तटीय क्षेत्र को जो है खाली करना पड़ सकता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा वाला हमें आइए पता लगाएं दिया गया है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या दिया गया है कि आप उस दिन क्या क्या घटित होते हुए देखते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को सचेत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट दी गई है किन राज्यों में चेतावनी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि नक्शे में जहाँ पर लाल या फिर नारंगी रंग है वहाँ पर खतरे का निशान एक तरह से है, जैसे कि राजस्थान है या फिर पंजाब हमें उसमें दिया गया है। कौन से भाग में मौसम की घटनाओं से मुक्त हैं।
भारत का जो कौन कौन से ये हैं वो घटनाओं से मुक्त हैं। तो जिन राज्यों में हरा रंग होता है वो जो हैं इन घटनाओं से मुक्त होते हैं। जिन राज्यों में ताप लहर की संभावना है, कौन कौन से राज्य थे जिनमें ताप लहर की संभावना थी? नक्शे पर जहाँ पर भी लाल रंग है और जो थर्मोमीटर बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पर भीषण गर्मी यानी कि ताप लहर की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। त्रिपुरा और लक्षद्वीप में चेतावनी के क्या कारण हैं? इन जगहों पर बादल और बिजली के निशान हैं, ठीक है। जब आप मैप में देखेंगे मतलब वहाँ तेज़ हवा और बारिश के खतरों का संकेत देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बहुत शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार हम भी क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था तापमान, आर्द्रता, वर्षण के बारे में, पवन के बारे में पढ़ा था, वायुमंडलीय दाब मिलकर के किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने कई खास यंत्रों के बारे में पढ़ा था जिनसे हम मापन कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने प्रमुख तत्व देखे थे। अलग अलग समय पर कोई एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे जुलाई में वर्षा और मई में जो है हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब, लू, गर्मी में उत्तर भारत से चलने वाली तेज़ गर्म हवाएं, ये इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? मौसम और जलवायु में गहरा संबंध किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने इस चैप्टर में पूरे कवर किए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम कक्षा 7वीं का पूरा सिलेबस इस पेज पर करने वाले हैं, इस चैनल पर करने वाले हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।